हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होता है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होता है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। तो इसका मतलब हुआ कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बदलने से आपके हाफ लाइफ में कोई चेंज नहीं होगा, है ना। हमने बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है 2 हाफ लाइफ लगता है ना। 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो 2 हाफ लाइफ लगता है। इसका मतलब आप समझते हो क्या? बोलेगा सर हम क्यों नहीं समझते हैं। बिल्कुल समझते हैं। तो अब देखो तो भाई कि अगर मान लेते हैं कि अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर 100 है ना, तो अगर मान लेते हैं कि अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर 100 है और मान लेते हैं कि हाफ लाइफ 5 मिनट है ना। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 है और हाफ लाइफ 5 मिनट है ना। मतलब अगर 100 से 50 होने में 5 मिनट का टाइम लगा है तो 50 से 25 होने में भी 5 मिनट का ही टाइम लगेगा, बताए थे। तो देखो पहला एक हाफ लाइफ में 50 और दूसरा हाफ लाइफ में 25, तो 2 हाफ लाइफ में कितना खर्च हुआ? तो पहला हाफ लाइफ में 50 खर्च हुआ और दूसरा हाफ लाइफ में 25 खर्च हुआ। तो टोटल कितना खर्च हुआ? 75%। मतलब इस 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना हाफ लाइफ लगा? 2 हाफ लाइफ लगा। 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना हाफ लाइफ लगा? 2 हाफ लाइफ लगा। तो हमने क्या बताया कि अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़े घटे लेकिन आपके हाफ लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब कि जितना टाइम में 100 से 50 हुआ था उतना ही टाइम में 50 से 25 भी होगा। क्या बताए? जितना टाइम में 100 से 50 हुआ था उतना ही टाइम में 50 से 25 भी होगा। मतलब क्या हो रहा है कि पहले इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 था तो उस 100 को 50 होने में 5 मिनट का टाइम लगा, तो इस 50 को भी 25 होने में 5 मिनट का ही टाइम लगेगा। अब सोचो तो अगर मान लेते हैं कि अगर कहीं पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 है ना, तो अगर 100 से 50 होने में 5 मिनट का टाइम लगा, 50 से 25 होने में 5 मिनट का टाइम लगा, तो 25 से 12:30 होने में भी कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट का टाइम लगेगा। मतलब 100 से 50 होने में 5 मिनट का टाइम लगा, 50 से 25 होने में 5 मिनट का टाइम लगा, तो 25 से 12:30 खर्च होने में भी कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट का टाइम लगेगा। बोलो, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बदलने से आपके हाफ लाइफ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो 100 से 50 मतलब पहला हाफ लाइफ में 50 खर्च हुआ, दूसरा हाफ लाइफ में 25 खर्च हुआ, 75। अब 75 और तीसरा हाफ लाइफ में कितना खर्च हुआ? तो 12:30। तो 75 और 12:30 कितना हुआ? 87.5। तो कहीं कहीं ऐसा पूछ देगा कि 87.5% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? तो 3 हाफ लाइफ लगेगा। मतलब जितना टाइम में 100 से 50 उतना ही टाइम में 50 से 25 उतना ही टाइम में 25 से 12.5। मतलब पहला हाफ टाइम में 50, दूसरा हाफ लाइफ में 25 और तीसरा हाफ लाइफ में 12:30 खर्च हुआ। और जितना टाइम 100 से 50 खर्च होने में लगा होगा उतना ही टाइम 50 से 25 होने में लगा होगा और उतना ही टाइम 25 से 12:30 होने में भी लगा होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बदलने से आपके हाफ लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन 50 रहे, 25 रहे, 100 रहे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब जितना टाइम में 100 से 50 हुआ उतना ही टाइम में 50 से 25 हुआ और उतना ही टाइम में 25 से 12:30 होगा। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो 3 हाफ लाइफ होगा, मतलब 87.5% रिएक्शन को जो कंप्लीट होने में टाइम लगेगा वो 3 हाफ लाइफ होगा। बोलो, हैव यू एनी प्रॉब्लम? हैव यू एनी प्रॉब्लम? मतलब फर्स्ट हाफ लाइफ उतना ही टाइम, सेकेंड उतना ही टाइम। अब सोचो अगर ऐसा कहीं पर रहता कि अगर इनिशियल 100 है तो 100 से 50 लगा 5 मिनट, उतना ही टाइम में 50 से 25 होगा, उतना ही टाइम में 25 से 12:30 होगा और उतना ही टाइम में 12:30 से 6.25 होगा।
मतलब जितना टाइम में 100 से 50, उतना ही टाइम में 25 से 25, उतना ही टाइम में 25 से 12.5 और उतना ही टाइम में 12.5 से 6.25। अब जोड़ो तो पहला में कितना खर्च हुआ था तो 50, दूसरा में कितना खर्च हुआ 25, पहला हाफ लाइफ में खर्च हुआ 50, मतलब पहले 100 से 50 हुआ, फिर 50 से 25 हुआ, फिर 25 से 12.5 हुआ, फिर 6.25 हुआ। तो आप इसको ऐड करोगे तो 75 और 18.75, तो 75 10 85, तो 93.75, मतलब 93.75 रिएक्शन को जो कंप्लीट होने में टाइम लगेगा वो 4 हाफ लाइफ लगेगा। तो आप ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर का सारा कंडीशन है, आपको ऐसे ही आपको कभी कोई डायरेक्ट पूछ देगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में 2 हाफ लाइफ, 87.5% रिएक्शन को कंप्लीट होने में 3 हाफ लाइफ, 93.5% रिएक्शन को 75 रिएक्शन को कंप्लीट होने में 4 हाफ लाइफ, और अगर ऐसे ही अगर आप सो ऑन जाओगे तो आ जाएगा 99.9% रिएक्शन को कंप्लीट होने में 10 हाफ लाइफ। हम इसको एज ए रिजल्ट याद कर लेते हैं ना, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई एंड नीट एग्जामिनेशन, ऑलवेज पूछे जाते हैं। और आपको याद होनी चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 75% रिएक्शन में जो कंप्लीट होने का जो टाइम है वो 2 हाफ लाइफ है, 87.5% रिएक्शन को कंप्लीट होने का जो टाइम है वो 3 हाफ लाइफ है, 93.75 रिएक्शन को कंप्लीट होने में 4 हाफ लाइफ है। और सही हम लोग कल पिछले क्लास इसको हम लोग प्रूव भी किए थे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के 99.9% रिएक्शन के कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो 10 हाफ लाइफ होता है, बताए थे बच्चों। चलो इसको लिखो तो आप लोग। देखो तो बच्चों, तो आप इसको लिख चुके हैं है ना, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग तो पहला तो पढ़े थे कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ होगा वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होगा, है ना। हम लोग दूसरा क्या देखे थे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, है ना। हम लोग देखे थे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। थोड़ा अब इस पे देखा जाए क्वेश्चन किस प्रकार से आया जा सकता है ना। तो अगर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अगर आपसे पूछ रहा है तो देखो तो भाई हमने क्या बताया था कि टेम्परेचर बदलने से रेट कांस्टेंट बदलेगा, टेम्परेचर बदलने से रेट कांस्टेंट बदलेगा और रेट कांस्टेंट बदलने से हाफ लाइफ बदलेगा। मतलब डिफरेंट टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट अलग अलग होंगे और रेट कांस्टेंट चेंज होने से हाफ लाइफ चेंज होगा, है ना। अगर कहीं पे ऐसा बोलता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, इसका हाफ लाइफ दे रखा है 10 मिनट एट 27 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा क्या दे रखा है, हाफ लाइफ 10 मिनट एट 47 डिग्री सेल्सियस, है ना। मतलब दो अलग अलग टेम्परेचर पे हाफ लाइफ दे रखा है और आपसे एक्टिवेशन एनर्जी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन देखने के बाद ना आपको पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि दो अलग अलग टेम्परेचर पे आखिर ये हाफ लाइफ लिखा क्यों है। दो टेम्परेचर पे हाफ लाइफ एक क्यों नहीं लिखा है, डिफरेंट क्यों लिखा है। दो अलग अलग टेम्परेचर पे हाफ लाइफ सेम लिखना चाहिए था, लेकिन दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे हाफ लाइफ अलग अलग लिखा है। तो ऐसा क्यों लिखा है, तो दो अलग अलग टेम्परेचर पे हाफ लाइफ इसलिए अलग अलग लिखा है क्योंकि टेम्परेचर बदलने से आपका रेट कांस्टेंट बदल जाएगा। दो अलग अलग टेम्परेचर पे हाफ लाइफ अलग अलग इसलिए लिखा है
क्योंकि टेम्परेचर बदलने से रेट कांस्टेंट बदल जाएगा और रेट कांस्टेंट बदलेगा तो हाफ लाइफ बदल जाएगा। मतलब टेम्परेचर बदलने से रेट कांस्टेंट बदल जाएगा और रेट कांस्टेंट बदलने से हाफ लाइफ बदल जाएगा। बातों को समझो। तो इसीलिए दो अलग अलग टेम्परेचर पे हाफ लाइफ दिया हुआ है। मतलब दो अलग अलग टेम्परेचर पे हाफ लाइफ इसलिए दिया है क्योंकि ये दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे, ये दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे हमारा रेट कांस्टेंट अलग अलग रहा होगा। तो अगर दो अलग अलग टेम्परेचर पे अगर रेट कांस्टेंट अगर पता हो जाए तो क्या हम एक्टिवेशन एनर्जी नहीं निकाल सकते हैं क्या? पहले सोचो क्वेश्चन को कि दो अलग अलग टेम्परेचर पे हाफ लाइफ दे रखा है, तो दो अलग अलग टेम्परेचर पे अगर हाफ लाइफ दे रखा है तो हाउ टू कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर दो अलग अलग टेम्परेचर पे अगर हाफ लाइफ दे रखा है तो पहले मुझे दो अलग अलग टेम्परेचर पे मुझे रेट कांस्टेंट चाहिए, लेकिन यहां पे दो अलग अलग टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है। तो क्या हम दो अलग अलग टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट नहीं निकाल सकते हैं? तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या पढ़े हैं? तो हाफ लाइफ बराबर 0.693 अपॉन के, तो रेट कांस्टेंट है 27 डिग्री सेल्सियस, 0.693 अपॉन 10 मिनट। बोलो। उसी प्रकार हम लोग लगा सकते हैं एट 47 डिग्री सेल्सियस, तो रेट कांस्टेंट एट 47 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा? तो 0.693 अपॉन इसका 20 दे रखा है ना 10। यहाँ पे दो अलग अलग टेम्परेचर पे मेरे को रेट कांस्टेंट पता, तो क्या बोलो हम एक्टिवेशन एनर्जी नहीं निकाल सकते हैं क्या? तो क्या हो जाएगा? log K2 बाई K1 बराबर EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2, है ना। तो log K2 का वैल्यू तो कितना हो जाएगा भाई? 0.693 अपॉन 10 अपॉन ये 0.693 अपॉन 20। एक्टिवेशन एनर्जी अगर इसको जूल में लोगे तो कितना? 19.14। T2 माइनस T1 तो 47 प्लस 273 320, और ये कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। तो 320 माइनस 300 अपॉन 300 गुने 320, है ना। तो ऊपर चला जाएगा 20 हो जाएगा, 20 बाई 10, तो log 20 बाई 10 बराबर EA अपॉन 19.14 इंटू 20 इंटू 300 गुने 320, तो log 2 का वैल्यू 0.301। तो यहां से क्या आ जाएगा भाई? एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। तो कहीं पे अगर दो अलग अलग टेम्परेचर पे अगर हाफ लाइफ दे रखा है, तो अगर कहीं पे दो अलग अलग टेम्परेचर पे अगर हाफ लाइफ दे रखा है, तो अगर कहीं पे दो अलग अलग टेम्परेचर पे हाफ लाइफ देकर अगर आपसे एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे? पहले उस हाफ लाइफ से दो डिफरेंट टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट निकाल लेंगे। और अगर ये दोनों डिफरेंट टेम्परेचर पे अगर रेट कांस्टेंट पता हो जाएगा तो क्या हम एक्टिवेशन एनर्जी नहीं निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो वहां से फिर एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लेंगे। चलिए इसको लिखिए तो बच्चों। देखिए आपके पास पैकेज हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, है ना। तो हम उसका कुछ क्वेश्चन भी हम लोग कर सकते हैं। देखिए कुछ
बोलता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए आपके पैकेज का क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बोलता है थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है जो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है ना। क्या बोलता है? इफ 50% ऑफ ए सैंपल, if 50% of a sample of the compound is decomposed in 120 मिनट, है ना। बोलता हाउ लॉन्ग टाइम 90% of the compound to decompose, 90% of the compound to decompose, है ना। समझिए बातों को। बोलता है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना। रिएक्शन क्या है? ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्वेश्चन को लिख लीजिए आप लोग, हम इसको सोल्व करते हैं। बोलता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 50% रिएक्शन को कंप्लीट होने में 50% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है बच्चों? 120 मिनट। तो याद करो तो जितना टाइम में 50% रिएक्शन कंप्लीट होता था उस टाइम को हम लोग हाफ लाइफ कहते थे। बोल रहा है कि 50% रिएक्शन को कंप्लीट होने में 120 मिनट का टाइम लगा है। तो जितना टाइम में ये 50% कंप्लीट हुए होंगे दैट टाइम इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। मतलब हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। तो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कितना? 120 मिनट, है ना। बोलता हाउ लॉन्ग टाइम 90% ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्ट इन प्रोडक्ट। मतलब अगर हाफ लाइफ 120 मिनट है तो 90% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? सो सिंपल है। कितना परसेंट कंप्लीट होना है? 90%। मतलब अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर 100 है तो खर्च कितना हो रहा है? 90। रिमेनिंग कितना होगा? 10। तो पहला काम इस हाफ लाइफ से रेट कांस्टेंट निकाल लो। तो रेट कांस्टेंट बराबर 0.693 बाई हाफ लाइफ। बोलो। तो यहां से हमारा जब रेट कांस्टेंट आ जाएगा तो आप क्या लिखोगे? k बराबर 2.303 बाई टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। तो k बराबर 2.303 बाई टी, तो 2.303 टाइम आपसे पूछा जा रहा है। तो k का वैल्यू कितना दे रखा है? तो 0.693 अपॉन 120 अपॉन टाइम लॉग इनिशियल 100 रिमेनिंग 10 लॉग 10, ये कितना हो जाएगा? 0.301। यहां से आप क्या करोगे? टाइम निकाल लोगे, है ना। मतलब हाफ लाइफ दिया हुआ है तो बोल रहा है कि 90% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो आप पहला टाइम क्या करोगे? तो पहला आप काम करोगे कि रेट कांस्टेंट निकाल लेंगे, और जब रेट कांस्टेंट निकल जाएगा तो फिर टाइम आ जाएगा, है ना। लिखो इसको। लिख रही होंगी बच्चों? देखिए एक नया टर्म हम लोग लिखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, है ना। अब देखा जाए ये फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट है क्या। बोलता है फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट। देखो इसका सारा डेफिनेशन इसके नाम में छुपा हुआ है। इसके नाम को अगर आप पोस्टमार्टम करोगे तो अगर आप इसके नाम का पोस्टमार्टम करोगे तो डेफिनेशन भी निकलकर बाहर आएगा।
तो हम इसके नाम का पोस्टमार्टम करेंगे, कैसे करेंगे? कैंची लेकर। तो कैंची से कॉपी को काट देगा। और ऐसा नहीं है ना जी, ये बोलेगा हमको सर बोले हैं पोस्टमार्टम करना है तो पार्टनर के केस उड़ा दिए। ऐसा पोस्टमार्टम नहीं करना है ना। मतलब पोस्टमार्टम मतलब उसके तह में जाना है। तो क्या बोलता है कि फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के मतलब क्या होता है जी? तो फ्रैक्शन का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू यूनिटी। नाम सुना है ना, फ्रैक्शन। मतलब आज हम लोग मोल फ्रैक्शन पढ़े थे, तो मोल फ्रैक्शन क्या पढ़े थे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकुलर कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। यही पढ़े थे ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ एनी पार्टिकुलर कंपोनेंट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। तो हम बोले थे कि अगर किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, मतलब ये पता करना है कि उस कंपोनेंट का 1 मोल सॉल्यूशन में कितना मोल होगा, यही बताए थे ना। मतलब फ्रैक्शन का मतलब यूनिटी, तो यहां भी फ्रैक्शन का मतलब यूनिटी होगा। और रिएक्टेंट लेफ्ट का मतलब जो बच गया, फ्रैक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट भी लिख सकते हो, फ्रैक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, फ्रैक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट। तो रिएक्टेंट लेफ्ट का मतलब क्या हुआ? जो बच गया। मतलब यूनिट कॉन्सेंट्रेशन में जो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन बचेगा उसे हम लोग फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट कहते हैं। देखो भाई, एकदम आपको एकदम ओपन चैलेंज बोल रहे हैं, जिस लेवल का मैं केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा दूंगा, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं जी, इंडिया में आज के भरमार आया हुआ है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, कैमरा के सामने बोल रहे हैं। इस लेवल का केमिकल काइनेटिक्स आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ऑन रिकॉर्ड। मुझे पता है कि मैं कैमरा के सामने बोल रहा हूं, ठीक है। तो इसीलिए मन से पढ़िए, फुल्ली डेडिकेशन के साथ पढ़िए। जेई एडवांस का क्वेश्चन बैंक हलुआ है जी, कोई औकात नहीं है जेई एडवांस का क्वेश्चन बैंक का, कलम नहीं उठाना पड़ेगा आपको। जेई एडवांस का क्वेश्चन बैंक में अगर कलम उठाना पड़ गया तो मेरा नाम समदर्शी नहीं, ओपन चैलेंज, ठीक है। लेकिन पढ़ना होगा, ऐसा नहीं कि हाँ सर हम तो तोप कुमार से पढ़ते हैं हमको क्या है, तो उन्हें से आएगा बोलेगा हम तो बारूद कुमार से पढ़ते हैं हमको क्या है, कौन है ना। तो ऐसा काम नहीं चलेगा, पढ़िए। चलिए आते हैं टॉपिक पे। क्या बोलता है? फ्रैक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट। देखो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता? तो फ्रैक्शन का मतलब हुआ यूनिटी, है ना। और रिएक्टेंट लेफ्ट का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट का मतलब जो बच गया है। अब देखो, तो इन जनरली हम लोग क्या करते थे? तो इन जनरली हम लोग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए लेते थे, है ना। तो रिमेनिंग क्या बचता था? ए माइनस एक्स, है ना। रिमेनिंग क्या बचता था? ए माइनस एक्स। लेकिन बोलता है फ्रैक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट। तो इसका मतलब हुआ कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, concentration of reactant left in unit concentration of reactant, in unit concentration of reactant, मतलब रिएक्टेंट के यूनिट कॉन्सेंट्रेशन में जो बच जाएगा उसी को हम लोग फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट बोलेंगे, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट बोलेंगे। तुम समझिए जी, कॉन्सेप्ट को समझिए। फ्रैक्शन मतलब यूनिटी, रिएक्टेंट लेफ्ट मतलब जो बच गया, मतलब रिएक्टेंट के यूनिट कॉन्सेंट्रेशन में जो कॉन्सेंट्रेशन बच जाएगा उसे हम लोग फ्रैक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट कहते हैं। अब देखो, तो जब हम ए लेते थे तो क्या बच जा रहा था? ए माइनस एक्स। तो यूनिटी लेंगे तो क्या बच जाएगा? ए माइनस एक्स बाई ए। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? फ्रैक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट। मतलब जब ए ले रहे थे तो ए माइनस एक्स, जब यूनिटी लेंगे तो क्या बचेगा? ए माइनस एक्स बाई ए। मतलब यूनिट कॉन्सेंट्रेशन में जो बच जाएगा उसी को हम लोग फ्रैक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट कहेंगे। चलिए, इसी को हम लोग फ्रैक्शन ऑफ कॉन्सेंट, मतलब कुछ नहीं है, फ्रैक्शन का मतलब यूनिटी, रिएक्टेंट लेफ्ट मतलब जो बच गया, मतलब एक में जो बचेगा दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट। बोलो।
लिखो। देख लिए बच्चों, देखो यार, हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं ना, थोड़ा सा हम लोग अपना स्टैंडर्ड को बढ़ाते हैं। ये सब तो बेसिक चीजें था, हम लोग पढ़े, अभी बहुत कुछ पढ़ना है। थोड़ा सा हम लोग अपना स्टैंडर्ड को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पैकेज का 93 है ना। इस क्वेश्चन को लिखते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 93 है। तो 93 क्या कहता है, SO2Cl2 गैस है, SO2 plus Cl2 follows first order kinetics, follows first order kinetics, follows first order kinetics. Rate constant is 2.2 into 10 के power minus 5 second inverse at 320 डिग्री सेल्सियस। It SO2Cl2 is heated for 10 hour, heated for 10 hour at 320। तो टेम्परेचर से ऐसे सिर्फ दे रखा है टेम्परेचर है, मतलब व्हाट फ्रैक्शन ऑफ SO2Cl2 इज लेफ्ट, बोलता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ SO2Cl2 इज लेफ्ट, है ना। अब देखो तो क्या बोलता है कि ये जो SO2Cl2 है वो SO2 plus Cl2 में टूट रहा है, ठीक है, और ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो कर रहा है, ठीक है। बोलता है कि ये जो SO2Cl2 है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो कर रहा है और वो SO2 plus Cl2 में टूट रहा है, ठीक है। बोलता है इट SO2Cl2 इज हीटेड फॉर 10 आवर, ठीक है। लेकिन देखो पहला थोड़ा यहां गौर करो कि रेट कांस्टेंट का यूनिट सेकंड इनवर्स में और टाइम आपको दे रखा है आवर में, है ना। तो रेट कांस्टेंट का यूनिट सेकंड इनवर्स और टाइम आवर, तो पहला काम तो आपके दोनों के यूनिट को सेम करना होगा। तो हम इस आवर को सेकंड बना लेते हैं। तो 1 आवर में कितना होता है, तो 3600 सेकंड। तो 10 आवर में कितना हो जाएगा, तो 36,000 सेकंड, है ना। तो क्या बोलता है कि फ्रैक्शन ऑफ SO2Cl2 इज लेफ्ट। तो क्या बताए, तो फ्रैक्शन ऑफ SO2Cl2 इज लेफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा, A/A-X। यही आपसे पूछा जा रहा है, फ्रैक्शन ऑफ SO2Cl2 लेफ्ट, है ना। मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है, A/A-X, है ना। अब देखो तो A/A-X कैसे निकलेगा, आराम से निकाल सकते हैं। रेट कांस्टेंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, यही मेन जानना है कि फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट हुआ क्या। तो बताए हैं कि यूनिट कॉन्सेंट्रेशन में जो बचेगा वही फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट कहलाएगा। तो फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट जब आ गया तब क्या करोगे, तो k बराबर क्या पढ़े हो, 2.303/t log A/A-X। तो k का वैल्यू दे रखा है 2.2 इंटू 10 के पावर माइनस 5 बराबर 2.303/t 36,000 सेकेंड log A/A-X, है ना।
तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 36,000 इंटू 2.2 इंटू 10⁻⁵ अपॉन 2.303 log a बाई a माइनस एक्स। इधर आ जाएगा तो ये एंटी लॉग हो जाएगा दिस अपॉन a बपा a माइनस एक्स। आप इसको रिवर्स कर दोगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स अपॉन a, है ना। मैं बताया हूं कि एंटी लॉग का एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे, है ना। और हम उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग एंटी लॉग टेबल कहीं से जुगाड़ करके रखे होंगे, डाउनलोड वगैरह करके। जब एंटी लॉग टेबल जब आप डाउनलोड वगैरह कर लेंगे तो हम उसको फिर आपको हम एक दिन अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चलिए इसको आप लिख लो। चलिए देखिए, तो देखिए अब हम इतना क्वेश्चन लिखना संभव नहीं है ना। आपके पास IIT JEE का क्वेश्चन बैंक रहा होगा, आप उसको डाउनलोड कर लेना, है ना। तो अगर बोलेगा तो क्वेश्चन लिख दे, हम पढ़ देते हैं। IIT 1990 में पूछा है क्वेश्चन। देखिए कहता क्या है, बोलता है इन आर्हेनियस इक्वेशन फॉर ए सर्टेन रिएक्शन। बोलता है किसी सर्टेन रिएक्शन की आर्हेनियस इक्वेशन फॉर ए सर्टेन रिएक्शन, द वैल्यू ऑफ ए एंड ई ए, मतलब द वैल्यू ऑफ ए एंड ई ए मतलब वैल्यू ऑफ आर्हेनियस कांस्टेंट एंड एक्टिवेशन एनर्जी आर, तो 4 इंटू 10⁻13 सेकेंड इनवर्स एंड 98.6 किलो जूल पर मोल, है ना। बोलता है इफ द रिएक्शन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट व्हाट टेम्परेचर विल बी इट्स हाफ लाइफ बी 10 मिनट, है ना। तो बोलता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बोलता है एट विच टेम्परेचर हाफ लाइफ विल बी 10 मिनट, है ना। बोलता है किस टेम्परेचर पे इसका हाफ लाइफ जो होगा वो 10 मिनट होगा। समझिए बातों को, है ना। बोलता है कि एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है जिसका आर्हेनियस कांस्टेंट ए और एक्टिवेशन एनर्जी ए है। बोलता है किस टेम्परेचर पे इसका हाफ लाइफ 10 मिनट होगा। आपसे पूछा क्या जा रहा है, टेम्परेचर, है ना। तो बोलता है कि एक रिएक्शन है जिसका आर्हेनियस कांस्टेंट फिक्स है, एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है ना। आर्हेनियस कांस्टेंट फिक्स है, एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है, और बोल रहा है कि किस टेम्परेचर पे इसका जो हाफ लाइफ होगा वो 10 मिनट होगा। बोलता है किस टेम्परेचर पे इसका हाफ लाइफ जो होगा, मतलब कोई खास टेम्परेचर रहा होगा और उसी खास टेम्परेचर पे हाफ लाइफ 10 मिनट रहा होगा। तो जब खास टेम्परेचर रहा होगा तो उस खास टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट भी रहा होगा, लेकिन रेट कांस्टेंट तो दिया हुआ नहीं है, तो हाफ लाइफ दे रखा है। तो मान लेते हैं उस टेम्परेचर पे हाफ लाइफ 10 मिनट है, तो 0.693 बटा के, तो यहां से उस टेम्परेचर का आप क्या कर सकते हो, रेट कांस्टेंट निकाल सकते हो। जब रेट कांस्टेंट पता, एक्टिवेशन एनर्जी पता, आर्हेनियस कांस्टेंट पता, टी निकालना है, तो हम क्या पढ़े हैं कि log k बराबर माइनस ए अपॉन 2.303 आर
इंटू 1/t प्लस लॉग ए। तो लॉग के, तो के का वैल्यू दे रखा है 0.693/10, लॉग के बराबर माइनस ई ए 19.14 इंटू 1/t आपसे पूछा जा रहा है, प्लस लॉग ए, तो लॉग ए का वैल्यू 4 इंटू 10⁻13 है ना। अब देखो भाई, इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने के लिए तो आपको क्या करना होगा, आपको लॉग टेबल का सहारा लेना होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि लॉग 6.0693, या फिर इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो कि log 6.93 इंटू 10⁻⁻2 माइनस ई अपॉन 19.14। एक्टिवेशन एनर्जी किलो जूल में दिया हुआ है, तो इसको जूल में बदलने के लिए 10⁻3 से मल्टीप्लाई है ना। तो 98.6 इंटू 10⁻3 लॉग ए इंटू बी, तो लॉग ए प्लस लॉग बी है ना। बस कल मैं कैलकुलेशन के लिए बताऊंगा, बस बात को समझिए। हाफ लाइफ दे रखा था, तो हाफ लाइफ से रेट कांस्टेंट निकालिए और इस रेट कांस्टेंट को निकालकर यहां से पुट कर लिए तो हमारा टेम्परेचर आ जाएगा, है ना बच्चों। देखिए अब इस तरह का कैलकुलेशन नहीं आता है, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट का यूज होता है। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जब क्वेश्चन को घुमाया जाएगा कि हाफ लाइफ दे रखा है, उस हाफ लाइफ पे टेम्परेचर पूछ रहा है, तो हम हाफ लाइफ से पहले क्या करेंगे, रेट कांस्टेंट निकाल लेंगे। जब रेट कांस्टेंट आ जाएगा, उस रेट कांस्टेंट को पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी भी हम निकाल सकते हैं। बोलो, चलो इसको लिख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए। देखो यार, एक क्वेश्चन है आईआईटी रुड़की का पूछा हुआ है ना। एक क्वेश्चन क्या कहता है कि द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रामाइड। बोलता है द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रामाइड, यही है इसका हाफ लाइफ दे रखा है 2.1 आवर्स, है ना। बातों को समझना है, यही है NH2 NO2 N2O प्लस H2O लिक्विड, है ना। बोलता है कि 6.2 ग्राम ऑफ 6.2 ग्राम ऑफ NH2NO2 is followed to decompose is follow to decompose 6.2 gram of NH2NO2 is allowed to decompose क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट क्वेश्चन फर्स्ट टाइम टेकन फॉर NH2NO2 to decompose
99% and volume of N2O produced at this point at STP, है ना। देखिए इसमें दो क्वेश्चन है, ठीक है। बोलता है कि ये हाफ लाइफ दे रखा है 2.1 आवर्स और ये NH2NO2 डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। किसमें डिकम्पोज हो रहा है? N2O प्लस H2O में, ठीक है। बोलता है कि 6.2 ग्राम ऑफ NH2NO2 है, इज अलाउड टू डिकम्पोज। बोलता है कैलकुलेट टाइम टेकन फॉर NH2NO2 टू डिकम्पोज 99%, ठीक है। बोलता है कि ये 6.2 ग्राम NH2NO2 है जो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करके डिकम्पोज हो रहा है। NH2NO2 है जो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करके डिकम्पोज हो रहा है और उसका हाफ लाइफ दिया हुआ है। तो बोलता है 99% रिएक्शन को खर्च होने में कितना टाइम लगेगा। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? 90, तो इसी को हम लोग 100 मान लेते हैं। 6.2 ग्राम को अगर हम 100 मान लेते हैं, ये 6.2 ग्राम है, कहाँ है जी? तो 6.2 ग्राम है। तो अगर इसको हम लोग 100 मान लेते हैं तो खर्च कितना हो रहा है? 99। तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। और हाफ लाइफ दे रखा है, तो हाफ लाइफ से आप क्या करोगे? तो हाफ लाइफ से आप पहले रेट कांस्टेंट निकाल लो। तो रेट कांस्टेंट बराबर क्या हो जाएगा? 0.693 अपॉन 2.1 आवर, है ना। तो यहां से हमारा रेट कांस्टेंट आ गया। इनिशियल पता, रिमेनिंग पता, तो टाइम तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो k बराबर 2.303/t log a अपॉन a माइनस x, है ना। तो आप पुट कर दो इनिशियल रिमेनिंग, आपका टाइम आ जाएगा। देखो सेकंड जो क्वेश्चन है थोड़ा वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि ये जिस समय 99% खर्च हुआ होगा, तो ये जिस समय NH2NO2 99% खर्च हुआ, उस समय जो N2O बना, जिस समय ये 99% खर्च हुआ है, उस समय जो N2O बना है, उस N2O का वॉल्यूम HTP पर क्या होगा? किस टाइम पे? जिस टाइम पे 99% रिएक्शन खर्च हुआ है, मतलब ये NH2NO2 खर्च हुआ है। तो ये जिस समय 99% खर्च हुए होंगे, तो इसके 99% खर्च होने के कारण कुछ N2O बने होंगे। इसके 99% खर्च होने के कारण कुछ N2O बने होंगे। तो जो N2O बने हैं, उस N2O का वॉल्यूम क्या होगा? बात को समझो। तो हम ये पता कर लेते हैं कि जब ये 99% जब खर्च हुए, तो इसके खर्च होने के कारण ये जो N2O बना है, उस N2O का मोल कितना बना है? बोलो। ये जो 99% खर्च हुआ है, तो इस 99% खर्च होने के कारण जो ये N2O बना है, मिटा रहे हैं आप लोग, लिख लिए होंगे क्वेश्चन। तो ये जो 99% खर्च हुआ है, तो इस 99% को खर्च होने पर, अब देखो तो इसका इनिशियल कितना था? ये 6.2 ग्राम था, है ना। तो आप अगर इसका 99% निकालोगे तो 6.2 इंटू 99 अपॉन 100, तो इसका कितना आ जाएगा ये? तो 6.2 अगर हम इसका निकालें, हम इसका 99%, तो 6.2 इंटू 99, है ना। तो आ जाएगा 6.138 ग्राम। तो बोल रहा है कि जिस समय ये 99% खर्च हुआ है, मतलब जब 99% खर्च हुआ मतलब 6.183 ग्राम खर्च हुआ है, तो इस खर्च होने के कारण कुछ N2O के मोल बने होंगे। इसके खर्च होने के कारण कुछ N2O के मोल बने होंगे क्या? तो बोल रहा है कि जो N2O के मोल बने हैं, तो उस N2O का वॉल्यूम STP पर क्या होगा? बोलो। तो पहले तो हम चाहें तो इसका मोल निकाल सकते हैं, जो खर्च हो रहा है हम इसका मोल निकाल सकते हैं। जो खर्च हो रहा है उसी के कारण N2O बना होगा। तो अगर हम यूज्ड मोल अगर हम निकालें NH2NO2 का, तो इसको नहीं अगर कैलकुलेशन करना है तो डायरेक्ट इसी फॉर्म में रहने दो, बटा मॉलिक्यूलर वेट। तो 14 दूना 28 और 2 30 और 32 बार, देखो इसी प्रकार से देता है।
तो ये कितना हो जाएगा भाई 10 टाइम, तो मतलब 0.099 मोल एक खर्च हुआ, और ये 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो ये 0.099 मोल से कितना बनेगा ये, तो ये 0. तो मोल ऑफ N2O प्रोड्यूस्ड 0.099 मोल, तो वॉल्यूम एट एसटीपी कितना हो जाएगा 0.099 इंटू 22.4 लीटर। देखिए जब थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है भाई, पहला तो बोल रहा है कि इसका इनिशियल वेट 6.2 ग्राम है, तो 99.99% रिएक्शन को खर्च होने में कितना टाइम लगेगा। क्या दे रखा था, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ दिया हुआ था, तो अगर हाफ लाइफ दिया हुआ था तो पहले हमने क्या करा, हाफ लाइफ से हमने रेट कांस्टेंट निकाल लिया, और जब हाफ लाइफ से जब रेट कांस्टेंट आ गया, तो जब हाफ लाइफ से जब रेट कांस्टेंट आ गया और जो 6.2 था उसी को 100 मान लिए, और कितना खर्च हो रहा है उसका 99%, तो जो 6.2 को 100 मान लिए तो उसका 99 मतलब 99 खर्च हो गया, तो टाइम निकल गया। दूसरा क्या कह रहा है कि जिस समय वो 99% खर्च हुआ उस समय जो N2O बना, उस N2O का वॉल्यूम एसटीपी पर क्या होगा। तो हम ये पता कर लें कि जिस समय ये जो NH2NO2 था उसका 99% मतलब कुछ अमाउंट खर्च हुआ, मतलब उसके कुछ मोल खर्च हुए, तो उस मोल के कारण N2O का कितना बना, तो इतना मोल खर्च हुआ तो और इसके कारण इतना ही मोल बना, तो वॉल्यूम नहीं निकल आएगा क्या, बोलो, अरे वॉल्यूम निकल आएगा ना जी, उसके कारण इतना मोल खर्च हुआ और उतना मोल के कारण इतना मोल बना, तो उसका वॉल्यूम एसटीपी पे तो हम निकाल ही सकते हैं। चलिए देखिए हमारे पास क्वेश्चन का वेरिएशन कराने के लिए बहुत है ना, अनलिमिटेड वेरिएशन है। हम लोग क्लासरूम में नहीं भी पढ़ रहे हैं, फिर भी हमारा प्रयास है कि आपके कॉन्सेप्ट को ये ना लगे कि हम क्लासरूम में पढ़ नहीं रहे हैं। इसको लिख लीजिए आप, हम और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो आज आपको हम होमवर्क दे देते हैं, भूल जाते हैं, लिख देते हैं 67, 68, 69, 70, 71, 72, क्वेश्चन नंबर 43, 17, 19, 20, 21, 17, 19, 20, 21, 22 है ना, सब इसको बनाना है, क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। चलिए अब देखो, तो हम पढ़े थे कि K बराबर होता है 2.303/t log A/A-x है ना, जहां A क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और A-x क्या है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है ना। तो अगर कहीं पे कॉन्सेंट्रेशन न देकर, अगर कहीं पे कॉन्सेंट्रेशन न देकर अगर आपसे रेट ऑफ रिएक्शन गिवन हो, है ना, अगर दो डिफरेंट टाइम पे अगर रेट ऑफ रिएक्शन गिवन हो, तो अगर दो टाइम पे अगर रेट ऑफ रिएक्शन गिवन हो तो हम लोग कैसे रेट ऑफ रिएक्शन अगर दिया हुआ है तो हम लोग कैसे रेट कांस्टेंट को निकालेंगे, है ना। अब सोचो, इसे मान लेते हैं, हम हेडिंग लिखते हैं
कि कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट इफ रेट ऑफ रिएक्शन आर गिवन एट टू डिफरेंट टाइम इंटरवल, एट टू डिफरेंट टाइम, है ना। तो अगर मान लेते कहीं पे ऐसा दिया हुआ है कि रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम 0 इज इक्वल टू आर नॉट, है ना, और बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम टी इज इक्वल टू आर टी, और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि रेट कांस्टेंट बताओ। ठीक है, मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन न देख, हम क्या पढ़े हैं कि अगर हमको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अगर रेट कांस्टेंट चाहिए, तो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अगर रेट कांस्टेंट चाहिए तो हमको 0 टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन चाहिए और टाइम टी पे कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो ना तो 0 टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है ना तो टाइम टी पे कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन न देकर क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है। बोलो, तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है तो मान लेते थे कि 0 टाइम पे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन क्या लेते थे, तो 2.303 बाई टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम 0 और ए माइनस एक्स क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। और अगर कॉन्सेंट्रेशन बदलेगा टाइम के साथ तब ना रेट ऑफ रिएक्शन बदले होंगे, मतलब जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बदलेगा तब कॉन्सेंट्रेशन से बदलने से रेट ऑफ रिएक्शन बदलेगा। मतलब 0 टाइम पे अगर कॉन्सेंट्रेशन ए है तो रेट ऑफ रिएक्शन आर नॉट है, और जब टाइम टी पे कॉन्सेंट्रेशन ए माइनस एक्स है तो रेट ऑफ रिएक्शन आर टी है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम 0, तो रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम 0 क्या बताए थे कि आपको अगर जिस टाइम पे रेट चाहिए कॉन्सेंट्रेशन भी हम उसी टाइम पे लेते हैं, तो K इंटू ए, तो यहां A बराबर क्या हो जाएगा आर नॉट बाई के। और उसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम टी, तो आर टी बराबर क्या हो जाएगा K इंटू ए माइनस एक्स। तो यहां पे हम a माइनस एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, तो K आर टी अपॉन के, है ना। तो हमको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन चाहिए था, निकल गया, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन चाहिए था, निकल गया। तो K बराबर क्या हो गया 2.303 बाई टी लॉग ए का वैल्यू आर नॉट बाई के और a माइनस एक्स का वैल्यू आर टी बाई के। तो K बराबर 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट अपॉन आर टी, जहां आर नॉट क्या है रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम 0 और आर टी क्या है रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम टी, है ना। अब देखो मुझे इस क्वेश्चन को बताने का जरूरत क्यों पड़ा, कहीं कहीं पे क्या होगा कि आपको रेट कांस्टेंट चाहिए, और रेट कांस्टेंट के लिए हमको क्या चाहिए होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। कहीं कहीं पे अगर कोई बोलता है कि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन और उसका रेट कांस्टेंट चाहिए, और रेट कांस्टेंट के लिए क्या चाहिए होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन इनिशियल और रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन न देकर अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन दिया हो, एक नीट में क्वेश्चन भी पूछा है कि हम लोग तो कंसंट्रेशन रट के गए कि K बराबर 2.303 बाई टी लॉग ए बटा ए माइनस एक्स, K बराबर 2.303 बाई टी लॉग ए बटा माइनस एक्स, K बराबर 2.303 बाई टी लॉग ए बटा ए माइनस एक्स, इसका माला जप के गए, और वहां तो ए बटा ए माइनस एक्स दिया ही नहीं, तो उसके बदले रेट ऑफ रिएक्शन दे दिया। जेमेन में पूछा है, लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा है। तो याद रखिएगा, या तो रेट ऑफ रिएक्शन हो या तो कॉन्सेंट्रेशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन के रेशियो रेट ऑफ रिएक्शन के रेशियो को इक्वल होगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन न देकर अगर रेट ऑफ रिएक्शन ही दिया हो, हमको चाहिए था क्या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन इनिशियल और रिमेनिंग न देकर हमको रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ था, तो हम लोग यहां से इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिए, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिए। तो हम कॉन्सेंट्रेशन के बदले डायरेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन का रेशियो भी लिख सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम 0 और रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम t। तो ठीक है बच्चों, तो अगर कॉन्सेंट्रेशन न देकर अगर रेट ऑफ रिएक्शन दिया रहे तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।